हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हम क्वेश्चनों का सिलसिला कुछ दिनों से कर रहे थे और आज हम 2023 में स्टेट में आए हुए जो प्रश्न हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम सोच रहे हैं कि आज आप लोग को पूरा करा दें। तो आइए, आज हमारा कोशिश रहेगा कि 2023 का जो क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आया हुआ है स्टेट में, उसको हम कंप्लीट करा दें। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं और ध्यान देंगे। ये बीएसईबी स्टेट 2023 9 से 10 में पूछा हुआ क्या है एक क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि नाद के कितने गुण हैं। तो नाद के आपके 3 गुण होते हैं। पहला तारता, दूसरा तीव्रता और तीसरा जाति अथवा गुण। तो नाद के 3 गुण माने जाते हैं। संगीत में कितने वर्ण होते हैं? तो संगीत में आपके 4, 2, 3, 6। संगीत में आपके 4 वर्ण होते हैं। पहला अस्थाई, दूसरा अंतरा, तीसरा संचारी और चौथा आभोग। अब कह रहा है कि नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो आपके नाद के 2 प्रकार हो जाएंगे। पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। तो आहत नाद जो है ये संगीत उपयोगी नहीं होता है और अनाहत नाद जो है ये संगीत उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। अति मंद्र भी होता है और अति तार भी होता है, लेकिन वो उसका गायन नहीं होता है, इसीलिए सप्तक के 3 प्रकार ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छना है? तो आपके मध्यम ग्राम की 7 मूर्छना हो जाएगी। मध्यम ग्राम हो या षड्ज ग्राम हो, आपके दोनों में ही 7 मूर्छना होती है। और आपको हम बता दें कि ये जो आप सेशन हो रहा है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग आपको 15-20 क्वेश्चन जरूर टच कर जाएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन सा है? उदात, अनुदात और स्वरित। ये देखिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बीएसईबी में, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है। इनमें से पूछता है कि कौन सा नहीं कौन सा है। तो ये उदात, अनुदात और स्वरित, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये क्या है, ये तीनों ऑप्शन जो है ये साम वैदिक स्वर हैं, लेकिन इसका इनमें से कोई नहीं बीएसईबी माना है। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ये सभी होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक किया है बीएसईबी। तो कोई नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक स्वर नहीं है? तो वो रहता कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों स्वर जो है ये क्या है, वैदिक स्वर है। विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया था? तो वैदिक स्वर का प्रयोग तो सर्वप्रथम भरत ने किए थे, क्योंकि अंतर्गंधार और काकली निषाद माने थे। लेकिन यहाँ पे भरत का नाम नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो भरत के बाद सारंग देव जी ने विकृत स्वर का प्रयोग किया है। उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाटों को स्वीकृत किया गया? उत्तर भारत में आपके 10 थाट हो जाएंगे। बिलावल, यमन, बिलावल, कल, यमन, भैरवी, असावरी, ऐसे करके 10 आपके थाट हैं, जो कि हम पिछले क्लासों में बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, तो ज्यादा डीप में जाना जरूरी नहीं है। अलप्ती गान किस श्रेणी में आता है? गीति गान में, निबद्ध गान में, अनिबद्ध गान में, गंधर्व गान में? अलप्ती गान जो है ये आपके अनिबद्ध गान में आता है। देखिए, गान 2 प्रकार के होते हैं, एक निबद्ध गान और एक अनिबद्ध गान। गीति गान और गंधर्व गान नहीं होता है। या ऐसे आए तो एक गंधर्व होता है और एक देसी होता है, उस तरह से होता है। एक गंधर्व हो गया और एक गान हो गया। और गान में 2 प्रकार के होते हैं, एक निबद्ध गान और एक अनिबद्ध गान। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि रागांग पद्धति किसने स्थापित की? तो रागांग पद्धति आपके श्री नारायण मोरेश्वर खरे जी ने किए थे और इन्होंने 30 रागांग माने थे। कितने रागांग माने थे? तो ये 30 रागांग माने थे और 30 रागांग के आधार पर अन्य राग का इन्होंने स्थापना किया। मध्यम ग्राम
किन संवाद है, मध्यम ग्राम में कौन सा संवाद है, मैंने किन संवाद है। तो इसमें कह रहा है साप है, रेप है, गप है, मप है। तो साप और साम ये हो जाते हैं आपके षडज ग्राम के संवाद, और मध्यम ग्राम के जो संवाद हैं ये आपके रेप संवाद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राग रागिनी वर्गीकरण के कितने भेद हैं। तो राग रागिनी वर्गीकरण के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला शिव मत या सोमेश्वर मत, दूसरा कृष्ण मत या कलिनाथ मत, भरत मत और हनुमत मत। ये 4 मत आपके हैं। शिव मत और सोमेश्वर मत, जिसको शिव मत और सोमेश्वर मत जिसको कहा जाता है, उसमें 6 राग और 36 रागिनी माना गया है। कृष्ण मत जिसको कलिनाथ मत भी कहा गया है, उसमें भी 6 राग और 36 रागिनी मानी गई है। और भरत मत और हनुमत मत में 6 राग और 30 रागिनियां मानी गई हैं। आगे जानेंगे उत्तरायता क्या है। उत्तरायता जो है ये आपके मूर्छना का एक प्रकार है। अर्धमागधी किस शैली का प्रकार है, गीति का है, आलाप का है, प्रबंध का है या ख्याल का है। तो अर्धमागधी आपके गीति का एक प्रकार है। थाट राग वर्गीकरण किसकी देन है। तो थाट राग जो वर्गीकरण है ये आपके भातखंड पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का देन है, जिनको हम लोग चतुर पंडित के नाम से भी जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मोहन बीणा किस वाद्य का विकसित रूप है। तो मोहन बीणा जो है ये गिटार का विकसित रूप है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो पंडित मोहन भट्ट जो थे वो गिटार बजाते थे, और उन्होंने अपने गिटार में अलग से एक तार जोड़ दिया और उसका नाम क्या दे दिया, मोहनम बीणा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित भातखंडे के अनुसार किस श्रुति पर कोमल धैवत है। तो भातखंडे के अनुसार 16वीं श्रुति पर कोमल धैवत है। प्राचीन काल में षडज स्वर किस श्रुति पर स्थापित था। तो प्राचीन काल में जो षडज था वो आपके 4थी श्रुति पर स्थापित था, और आधुनिक काल में जितने भी स्वर हैं वो किस पे स्थापित हैं, तो पहली श्रुति पर स्थापित है। तो प्राचीन काल में 4थी श्रुति पर और आधुनिक काल में पहली श्रुति पर। व्यंकट मक्खी द्वारा कितने स्वरों का निर्णय लिया गया था। पंडित व्यंकट मक्खी द्वारा कितने स्वरों का निर्णय लिया गया था। यहाँ पे थाट होना चाहिए था, या स्वर रहता तो फिर यहाँ पे 12 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे थाट होना चाहिए था, स्वर नहीं होना चाहिए था। कि व्यंकट मक्खी द्वारा कितने स्वरों का निर्णय लिया गया था। तो व्यंकट मक्खी द्वारा 12 स्वर, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर का, लेकिन यहाँ पे थाट होना चाहिए था, जो कि 72 थाटों का निर्णय लिया गया था। और उन्होंने 72 थाट गणितीय आधार पर माना, लेकिन व्यंकट मक्खी के 19 थाट जो हैं ये प्रचलित है दक्षिण भारत में। राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। राग वर्गीकरण का उल्लेख जो है संगीत दर्पण में मिलता है, कि संगीत रत्नाकर में मिलता है, कि संगीतांजलि में मिलता है, कि आपके नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो राग वर्गीकरण जो है ये आपके नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। इनमें आलाप्ती से कौन संबंधित है। आलाप्ती गान से कौन संबंधित है। तो आपके आलाप्ती से संबंधित जो है ये प्रतिगृहणिका हो जाएगा। उद्वाह शब्द किस गायन विधा से संबंधित है। तो ये इसका जो सही शब्द आंसर हो जाएगा वो धमार हो जाएगा। प्रबंध के अंगों की संख्या बताएं। तो प्रबंध तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें तो आपको कहीं गलती ही नहीं होनी चाहिए कि प्रबंध में कितने अंग होते हैं। तो प्रबंध में आपके 6 अंग माने गए हैं। प्रबंध किस वर्ण में आता है, निबद्ध में आता है क्या निबद्ध में आता है। यहाँ पे मार्गी होगा, भारगी हो टाइप से मिस्टेक हुआ है, कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रबंध किस वर्ण में आता है। तो अब आपको हम बताए हैं कि प्रबंध, वस्तु और रूपक ये आपके निबद्ध गान में आते हैं। आधुनिक शुद्ध थाट किसे माना गया है। आधुनिक काल में शुद्ध थाट आपको माना गया है बिलावल को। रोला शब्द किस गायन विधा में से संबंधित है। प्रबंध से है, कव्वाली से है, कि ठुमरी से है, कि टप्पा से है।
तो ये जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये प्रबंध से संबंधित है। धमार गायन विधा निम्न में से किससे संबंधित है? धमार गायन विधा जो है ये आपके होरी से संबंधित है। तो आप समझ ही गए होंगे कि होरी, जैसे कि हम लोगों की तरफ होली गाया जाता है, और शास्त्रीय संगीत में थोड़ा सा जाएंगे जो कि धमार गायन किया जाता है धमार ताल में, उसमें होरी गाया जाता है। ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ? तो ध्रुपद शैली का जो आविष्कार है ये मान सिंह तोमर जी द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? तो हमने अभी तुरंत आपको बताया कि धमार गायन शैली जो है ये आपके धमार ताल में गाई जाती है। लगभग हम 10 मिनट में 30 प्रश्नों का सिलसिला समाप्त कर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ताकि अब तो टाइम जो है कम बचा हुआ है। सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सिद्धेश्वरी देवी का आप नाम सुने होंगे। सिद्धेश्वरी देवी जो थी ये बहुत ही अच्छी ठुमरी गायिका थी, और ये बनारस घराने से संबंध रखती थी। तो ये कहीं कहीं पे ये भी पूछ देगा कि सिद्धेश्वरी देवी कहाँ से संबंध रखती थी? तो सिद्धेश्वरी देवी जी जो हैं वो आपके बनारस घराने से संबंधित रखती थी। अब एक बात और आप जान जाएंगे कि सिद्धेश्वरी देवी का पहला जो स्टेज प्रोग्राम था वो आपके बिहार के आरा जिला में ही हुआ था। डागर बानी के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे जो है डागर बानी के प्रवर्तक जो हो जाएंगे आपके ब्रजचंद्र जी हो जाएंगे। लेकिन कहीं अगर ब्रजचंद्र जी का नाम नहीं दे करके हरिदास डागुर जी का नाम दे दिया जाएगा तो आपके हरिदास डागुर जी भी हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ब्रजचंद्र या क्या होता है हरिदास डागुर। कुछ लोग क्या करते हैं ब्रजचंद्र जी को मानते हैं, और कुछ संगीतकार जो हैं ये आपके हरिदास डागुर जी को मानते हैं, जो कि तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास उन्हीं को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जी जो हैं ये आपके मैहर घराने से संबंधित हैं, और पंडित रविशंकर जी की जो गुरु थे वो आपके अलाउद्दीन खां हो जाएंगे। और पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये जो थे बहुत ही अच्छे सितार वादक थे, पंडित रविशंकर जी और निखिल बनर्जी, ये जो हैं बहुत अच्छे क्या है सितार वादक हैं। तो पंडित रविशंकर जी को 99 में शायद इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। आप थोड़ा इसको देख लेंगे, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। इनकी पत्नी का नाम माँ अन्नपूर्णा था, ये वो भी उनके बारे में पूछता है। वो बहुत ही अच्छे सरोद वादन किया करती थी, और अन्नपूर्णा देवी जी के पिता का नाम अलाउद्दीन खां था। ये अपने गुरु जी की लड़की से शादी किए थे। टप्पा गायक मियां सूरी जी जो हैं ये किस राजा के आश्रय में थे? अकबर के, मुबारक खां के, गुलाम रसूल के, कि जहांगीर खां के? तो ये जो आपके सही जवाब इसका हो जाएगा गुलाम रसूल के दरबार में ये आश्रय थे। सामवेद में 3 स्वरों में से एक है। सामवेद के 3 स्वर में से एक है। उदात यहाँ पे होना चाहिए था, उस्ताद लिख दिया है। क्रुष्ट, अनिष्ट, संचारी। कह रहा है कि सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। तो आपका इसका सही जवाब ए होना चाहिए, क्योंकि ये उस्ताद नहीं ये उत्ताद होना चाहिए था। सर्वप्रथम रचित वेद का नाम बताइए। तो स्वर सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, फिर ऐसे करके पहला ऋग्वेद हो गया, फिर यजुर्वेद हो गया, फिर सामवेद हो गया, फिर अथर्ववेद हो गया। शायद ऐसे ही इसका श्रृंखला है, आप लोग थोड़ा देख लेंगे। साम गायन के कितने गायक होते हैं? तो साम गायन के 3 गायक होते थे। पहला प्रस्तुता, फिर उद्गता और फिर प्रतिहर्ता। तो उद्गता जो होता था ये
तीनों स्वरों तीनों गायकों में प्रमुख होता था और प्रतिहर्ता और प्रस्तुता ये उद्गता के सहायक गायक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? उदार कला, रूपात्मक कला, शिल्प कला या प्रतीकवादी कला? तो वैदिक काल में कला के लिए शिल्प कला का शब्द का प्रयोग होता था। गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं? रूपक, अलाप्ति, बिदारी, अस्थाई या धातु होना चाहिए था, मातु या धातु ऐसे कुछ होता। रूपक, अलाप्ति, अस्थाई, बिदारी या तो गीत और आलाप के छोटे खंड को आप क्या कहते हैं? रूपक, अलाप्ति कहते हैं। यज्ञों में प्रमुख गायक को क्या कहते हैं? जो अभी हम आपको बताएं कि उद्गता, प्रस्तुता और प्रतिहर्ता ये 3 गायक हुआ करते थे, जिसमें उद्गता क्या होता था? प्रमुख गायक होता था और प्रतिहर्ता और प्रस्तुता क्या होते थे? ये सहायक गायक होते थे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा उद्गता हो जाएगा। शाम उस समय का था, मतलब कह रहा है कि शाम गान जो था वो किस समय का था? लौकिक संगीत का, शास्त्रीय संगीत का, वैदिक संगीत का या ये सभी? तो शाम का जो समय था वो वैदिक संगीत माना जाएगा। तो 40 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके। आइए आगे देखते हैं। दक्षिण संगीत पद्धति को क्या कहा जाता है? दक्षिणी संगीत पद्धति को पाश्चात्य संगीत पद्धति कहा जाता है, कर्नाटकी संगीत पद्धति कहा जाता है, ताल पद्धति कहा जाता है या उत्तर संगीत पद्धति कहा जाता है? यहाँ पे आप समझिएगा। पहले उत्तर संगीत पद्धति को उत्तर भारतीय संगीत पद्धति कहा जाता है या भारतीय संगीत पद्धति कहा जाता है। कर्नाटकी संगीत पद्धति को दक्षिणी संगीत पद्धति कहा गया है और पाश्चात्य संगीत पद्धति जो है ये आपके यूं कह लें कि बंगाल के तरफ जो है पाश्चात्य संगीत पद्धति का प्रचलन है। तो दक्षिण संगीत पद्धति को आपको कर्नाटकी संगीत पद्धति कहा गया है। ध्रुवा ताल जो है ये कितनी मात्रा की होती है? 13, 12, 20 या 14? ध्रुवा ताल के बारे में पूछ रहा है। ये क्या है? थोड़ा सा बहुत ही डीप से क्वेश्चन पूछ दिया है कि ध्रुवा ताल कितनी मात्रा का होती है। तो ध्रुवा ताल जो है आपके 14 मात्रा की होती है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो कि डिप से आएंगे, लेकिन स्टेट जो है ये हम इसीलिए करा रहे हैं कि देखिए उतना डिप से स्टेट नहीं पूछता है जितना डिप से यूपी टीजीटी पीजीटी पूछता है या डीएसएसबी पूछता है या बीएस पीपीएससी पूछता है या एमआरएस पूछता है। उतना डिप से स्टेट नहीं लेता है। इसीलिए हम इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप देख लें एक बार कि स्टेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नाटकी संगीत में कृति के कितने अंग होते हैं? तो कर्नाटकी संगीत में कृति के 3 अंग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटकी संगीत के मोहनम से मिलता है? तो कर्नाटकी संगीत के मोहनम से आपके भूपाली मिलता है। बिलावल जो है ये धीर शंकराभरण से मिलता है। भैरवी जो है खरहर पिया शायद ऐसे ही। मालकौंस का ध्यान नहीं पड़ रहा है। तो मोहनम जो है ये भूपाली के समान है। कर्नाटक का वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है? कर्नाटकी वीणा का जो नाम है वो तंजौर शहर से संबंध रखता है। तंजौर शहर के नाम पर ही कर्नाटकी वीणा का नाम रखा गया है। पुरंदरदास की रचनाएं किस भाषा में है? तेलुगु में, संस्कृत में, संस्कृत लिख दिया है, कोई नहीं, संस्कृत में, कन्नड़ में या मलयालम में? पुरंदरदास जी का आप नाम सुने होंगे। ये बहुत ही अच्छे कह लीजिए रचनाकार, कह लीजिए गायक, कह लीजिए जो मैंने इनको कह लीजिए, ये बहुत अच्छे संगीतकार थे पुरंदरदास जी। और इनकी लगभग मतलब मुख्यतः जो है कन्नड़ भाषा में होती थी, लेकिन इन्होंने क्या संस्कृत में भी अपना ये बहुत सारा ग्रंथ लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांश अगर मान लें तो इन्होंने कन्नड़ में लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि साड़व जाति में कितने स्वर लगते हैं?
तो आप समझ लीजिए, पहला होता है औरव जो कि 5 मात्रा, दूसरा होता है साड़व जो कि 6 मात्रा, और तीसरा होता है संपूर्ण जो कि 7 मात्रा। 4 मात्रा का तो कोई आपका जाति ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 6 मात्रा। 5 मात्रा का औरव हो जाएगा, 7 मात्रा का संपूर्ण हो जाएगा। अचल स्वर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अचल स्वर जो है ये प है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहिए या दक्षिणी संगीत पद्धति कहिए, इन दोनों पद्धतियों में सा और प ये दोनों स्वर को आपके अचल स्वर माना गया है। रे ग ध नि म ये जो आपके 5 स्वर है इसको चल स्वर माना गया है। इनमें से कौन सा आश्रय राग है? भूपाली है, भैरव है, बिहाग है, वृंदावनी सारंग है। अब आश्रय राग का मतलब आप समझिए, यानी कि जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट होते हैं और 10 थाटों के नाम पर जो राग है उसको क्या कहा जाता है? आश्रय राग कहा जाता है। तो आपका भूपाली कोई थाट नहीं है, बिहाग कोई थाट नहीं है, वृंदावन सारंग कोई थाट नहीं है, तो आपका भैरव थाट है जिसमें रेध कोमल प्रयोग होता है। राग श्री का गायन समय क्या है? तो राग श्री का गायन समय जो होता है ये सूर्यास्त के समय होता है। ये संधि प्रकाश राग है, सायंकालीन संधि प्रकाश राग। संधि प्रकाश राग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक उषाकालीन संधि प्रकाश राग जो कि सुबह में गायन होता है, जैसे कि भैरवी हो गया, भैरव हो गया, और संध्याकालीन संधि प्रकाश राग हो गया, जैसे कि राग श्री हो गया, शायद जयजयवंती हो गया। ऐसे करके बहुत सारे राग हैं, आप नोट कर लेंगे। संगीत में कितने वर्ण हैं? तो संगीत में आपके 4 वर्ण हैं, हसाई, अंतरा, संचारी, अभोग। निम्न में से सबसे धीमी लय किसकी होती है? तान की होती है, गमक की होती है, झाला की होती है या आलाप की होती है? तो सबसे जो धीमी लय होती है ये आपके आलाप की होती है, क्योंकि जब आप आलाप करेंगे तो तेजी में तो करेंगे नहीं, मध्य लय में भी नहीं करेंगे, या तो अति क्या कहते हैं, या तो अति विलंबित लय में करेंगे या फिर विलंबित लय में करेंगे। तो आलाप जो है ये सबसे धीमी लय में किया जाता है। संगीत वाद्यों में कितने वर्गीकरण है? कह रहा है कि संगीत वाद्यों में, जैसे कि वाद्य वर्गीकरण जब किया गया तो कितने भागों में किया गया? तो संगीत वाद्य वर्गीकरण जो है ये आपके 4 भाग में किया गया। पहला सुशिरवाद, दूसरा औनदवाद, तीसरा घनवाद, चौथा सुशिरवाद, औनदवाद, तत्ववाद और घनवाद। ये आपके 4 वाद्य हो जाएंगे वर्गीकरण के। अब अगला क्वेश्चन है कि औनद वाद्य कौन सा है? तो आप औनद वाद्य क्या समझ लीजिए। औनद वाद्य वे वाद्य हैं, मान लीजिए कोई भी धातु हो गया, लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, पीतल हो गया, जिस पर चमड़े का कोई वस्तु मढ़ा जाता है और जिसको मढ़ करके उसमें हाथ से या किसी भी चीज से प्रहार करके जो जिससे स्वर उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं? औनदवाद कहते हैं। तो इसमें औनदवाद कौन सा हो जाएगा? तबला हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए तत्ववाद। तत्ववाद वे वाद्य हैं जिसमें कि तारों को छेड़ करके स्वर उत्पन्न किया जाता है, वे तत्ववाद हो गए, जैसे कि सितार, सरोद, वायलिन। अब आ जाइए घनवाद। घनवाद वे वाद्य हैं जो कि 2 धातुओं को आपस में लड़ा करके स्वर उत्पन्न किया जाए, वो आप घनवाद के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे कि घंटी हो गया, घंटम हो गया, झाल हो गया, कटझाल हो गया, ऐसे बहुत सारे वाद्य हैं। अब 3 वाद्य हो गए। अब चौथा वाद्य बचा सुशिरवाद। आपके सुशिरवाद वे वाद्य के अंतर्गत आते हैं जो कि स्वरों के स्वर के मतलब वायु द्वारा स्वर की उत्पत्ति की जाती है, जैसे कि हारमोनियम हो गया, बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया, ऐसे में बहुत सारे वाद्य हैं। अब कह रहा है कि विद्युतीय संगीत वाद्य कौन सा है, मतलब कि विद्युत द्वारा। तो आप ताल माला देखेंगे एक आता है, जैसे कि तानपुरा भी एक इलेक्ट्रॉनिक आने लगा है आजकल, और ताल माला भी एक इलेक्ट्रॉनिक आने लगा है आजकल। सारंगी जो है ये आपके तत्ववाद है, तबला जो है औनदवाद है, हारमोनियम जो है सुशिरवाद है। ताल माला जो है ये आजकल संगीत में विद्युतीय वाद्य कह सकते हैं। तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो तबले में आपके 6 गट्टे होते हैं, जिससे कि जिस पर कि ठोक करके स्वर को ऊपर या नीचे मिलाया जाता है।
सितार में तरब की तारों की संख्या कितनी होती है? तो सितार में तरब की तारों की संख्या 11 होती है। संतूर का संबंध किस प्रांत से है? तो संतूर जो है ये आपके कश्मीर का लोक वाद्य है। हारमोनियम को किस वर्ग में रखा गया है? अभी हमने आपको बताया कि हारमोनियम को सुशील वाद्य के अंतर्गत रखा गया है। मेलोडी संख्या की अवधारणा मूल रूप से संबंधित है। तो मेलोडी जो है ये आपके उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से है और हारमोनी जो आता है वो पाश्चात्य संगीत में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि इक्वल टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण है शहनाई, सारंगी, वायलिन या हारमोनियम। तो इक्वल टेम्पर्ड का जो उदाहरण है आपके सारंगी हो जाएगा। अगला है कि पाश्चात्य देशों के मुख्य स्वर लिपि कौन सी है? तो पाश्चात्य देश के मुख्य स्वर लिपि जो है ये स्टाफ स्वर लिपि पद्धति आप देखेंगे। पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं? तो पाश्चात्य संगीत में सप्तक को आपको ऑक्टेव कहा जाता है। जैसे कि हमारे तरफ 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, सा से लेकर नी तक, लेकिन पाश्चात्य संगीत में मध्य सा से लेकर के तार सा तक प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए उसमें 8 स्वर हो जाते हैं और 8 स्वर होने के चलते उसको ऑक्टेव कहा गया है। तो लगभग 64-65 क्वेश्चन हम कर चुके हैं बहुत ही कम समय में। आइए देखते हैं पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? तो पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को आपको शार्प कहते हैं और अति तीव्र को डबल शार्प और फ्लैट जो है ये आपके कोमल स्वर को कहा जाता है। मॉडरेट किस प्रकार का लय है? तो मॉडरेट जो है ये आपके मध्य लय का प्रकार है। रिदम कितने प्रकार के होते हैं? तो रिदम आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किस सन में किया था? तो 5 मई 1901 में 1 ईस्वी में लाहौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा इस गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना किया गया था। कब? 5 मई 1901 में लाहौर में। पहले उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, इसीलिए इन्होंने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना किया था। बाद में चलकर ये 1905 या 6 के आसपास, 6 शायद, इन्होंने इसकी एक शाखा बंबई में भी खोला था। उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य कौन है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य आपके हो जाएंगे पंडित रविशंकर। यहाँ पे निखिल बनर्जी होता तो निखिल बनर्जी भी होते। अगला क्वेश्चन है कि पंडित भातखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने थाटों का प्रयोग किया था? तो पंडित भातखंडे ने 10 थाटों का प्रयोग किया था, जो कि हमने अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन है कि पंडित राम चतुर मलिक, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बिहार घराना से संबंधित है क्वेश्चन। पंडित राम चतुर मलिक किस घराने के थे? गया घराने के, डुमरांव के, बेतिया के या अमता के? ये जितने भी नाम आपको पढ़ने को मिल रहा है ये आपके बिहार का गया शहर है, ये डुमरांव है, ये बेतिया है, ये अमता है। तो पंडित राम चतुर मलिक जो है ये अमता घराने से संबंधित रखते हैं। अमता घराने को दरभंगा घराना भी कहा जाता है। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक आपके भातखंडे जी हो जाएंगे। पंडित राम चतुर मलिक किस शैली के गायक थे? तो बिहार में अधिकांशतः जो घराने हैं ये ध्रुपद के घराने हैं। तो पंडित राम चतुर मलिक जी जो हैं ये ध्रुपद गायक हुआ करते थे। और ध्रुपद का जो घराना है एक बेतिया घराना और एक दरभंगा घराना कहिए या अमता घराना कहिए। अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिनव राग मंजरी पुस्तक के भी लेखक आपके पंडित भातखंडे जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बृहदेशी के लेखक कौन है? तो बृहदेशी के लेखक आपके मतंग हो जाएंगे। सारंग देव जी जो है, सारंग देव जी जो है ये आपके संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। नारद मुनि जो है ये नारदीय शिक्षा के हैं। दत्तिल जो है
ये दत्तिलम ग्रंथ के लेखक हैं। भरत के विकृत स्वर हैं, तो भरत के विकृत स्वर जो है ये आपके अंतर गंधार और काकली निषाद, ये दो स्वर इन्होंने विकृत माना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, गुधार हो गया है, लेकिन कोई नहीं, आप इसको शुद्ध कर लेंगे। अंतर गंधार और काकली निषाद, ये दो स्वर इन्होंने क्या किया है, विकृत माना है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत यहाँ पे रत्नाकर होना चाहिए था। संगीत रत्नाकर में कितने स्थानों का वर्णन है, तो संगीत रत्नाकर में 96 यानी 96 स्थानों का वर्णन मिलता है। आप ये जो है आपके अगर अध्याय पूछ देगा कि किस अध्याय में है, तो ये आपके प्रकीर्णक अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का विस्तृत है, मतलब काकू के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है। तो आपके काकू का जो अध्ययन है ये आपके 6वें अध्याय में हुआ है। बृहद्देशी में कुल कितने अध्याय हैं, तो स्टेट कुछ भी माने उससे मतलब नहीं है, लेकिन बृहद्देशी का ओरिजिनल अगर आप अध्याय जानेंगे तो बृहद्देशी में ओरिजिनल 8 अध्याय होते हैं। लेकिन इसमें क्या किया है कि ये जो 2023 का जो क्वेश्चन है, जो कि आयोग गलती मान लिया है, तो वो 5 अध्याय माना है, लेकिन वास्तव में 5 अध्याय होता नहीं है। वास्तव में बृहद्देशी में कुल 8 अध्याय होते हैं। नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय हैं, तो नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधी 6 अध्याय हैं, 28 से लेकर के 33 तक। राग मालकोंस का अंश स्वर है, तो राग मालकोंस का जो अंश है यहाँ पे यह हो गया है, यह नहीं होगा। राग मालकोंस का जो अंश है वो म है, अंश यानी कि वादी स्वर, तो वादी स्वर आपके म हो जाएगा और संवादी जो होगा सा होगा। राग दरबारी में कौन सा स्वर प्रमुख है, तो राग दरबारी में पूछ रहा है कौन सा स्वर जो है प्रमुख है, तो राग दरबारी का जो प्रमुख स्वर है आपका कोमल गंधार हो जाएगा, उसमें शुद्ध गंधार नहीं प्रयुक्त होता है। राग जौनपुरी का वादी और समवादी क्या है, तो राग जौनपुरी का वादी और संवादी आपका हो जाएगा ध ग, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ध होना चाहिए, ध ग। बिलावल के विषय में यदि बिलावल के विषय को यदि बिलावल का जो यदि स्वर जो है बिलावल के विषय को यदि षड्ज मानकर गाया जाए तो किस राग का यहाँ पे होना चाहिए था, किस राग का स्वर प्राप्त होगा, तो राग बिलावल के विषय को यदि आप षड्ज मान लें तो आपके राग भैरवी होगा, काफी नहीं होगा, भैरवी होगा, काफी दूसरा कोई माना था, भैरवी के समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग पुरिया धनाश्री का गायन समय क्या है, राग पुरिया धनाश्री का जो गायन समय आपका हो जाएगा ये संध्या काल में गाया जाता है। राग छायानट निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, शुद्ध में, संकीर्ण में, छायालग में या मिश्र में। देखिए राग जो है शुद्ध, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण, ये 3 प्रकार जो है ये आपके संगीत मकरंद में क्या किया है, बांटा गया है। तो अब इसी में राग छायानट जो है ये आपके किस श्रेणी में आता है, तो राग छायानट जो है ये आपके संकीर्ण के श्रेणी में आता है। अब इसमें समझिएगा शुद्ध जो है जो कि दूसरे रागों का उसमें अंश नहीं आता है या दूसरे रागों में वो जाकर के नहीं मिलता है। छायालग जिसमें कि दूसरे रागों की थोड़ी सी छाया आती है, यानी कि दूसरे किसी राग की छाया आती है। संकीर्ण राग जो कि 2 राग या 3 राग के मिश्रण से जो बनता है। एक अब दिया गया है आपका स्वर, और इस स्वर को देख करके आपको राग पहचाननी है। सा म प म प ध प म रे सा, सा म प म प ध प म रे सा, ये स्वर समूह है, ये आपके किस राग का है, तो ये आपके आयोग के अनुसार इसका जो है
ये केदार राग हो जाएगा। लेकिन हम पहले ही बताते हैं कि हमारा जो है विषय है ये तबला होने की वजह से हम थोड़ा सा राग से कट जाते हैं, हम उतना राग नहीं पहचान पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 14 मात्रा का ताल है? तो आपका 4 ताल जो हो जाएगा ये तो 12 मात्रा का हो जाएगा। एक ताल जो हो जाएगा ये भी 12 मात्रा का हो जाएगा। धमार ताल ये 14 मात्रा का ताल है और रूपक ताल जो है ये आपकी 7 मात्रा की ताल है। कह रहा है किस ताल का विभाग जो है 2-3-2-3 का है? तो 2-3-2-3 का जो आपका विभाग है ये झपताल का है और रूपक का हो जाएगा ये 3-3-2-2 का हो जाएगा। 3 ताल का हो जाएगा 4-4-4 का हो जाएगा और तिबरा का हो जाएगा ये रूपक के समान ही इसका भी 3-2-2 हो जाएगा। तो झपताल का ये 2-3-2-3 है। धिन्ना धी ना धी धी ना तीन ना धी धी ना, इस तरह से इसका बोल होता है और इसमें 4 विभाग होते हैं और 10 मात्रा होता है। ताल प्रकाश के लेखक कौन थे? ताल प्रकाश एक जो है ग्रंथ है और उसका पूछ रहा है कि लेखक कौन थे। तो आपके ताल प्रकाश के लेखक जो हो जाएंगे आपके वो भगवत शरण शर्मा जी का ये लिखा हुआ किताब है, जो कि आप अगर संगीत में तबला या पखावज का मतलब शिक्षा ले रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए। अगर आप तबला सीखते हैं तो ये जो किताब है ताल प्रकाश कहीं से ऑनलाइन या बनारस या इलाहाबाद में बहुत सारे स्टेशनरी किताब जो हो के स्टॉल होते हैं उस पर मिलता है, आप जा कर के इसको खरीद लेंगे या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप मंगा लेंगे। ताल की कितनी जातियाँ होती हैं? तो ताल की जो है 5 जातियाँ होती हैं। पहला तिसत्र, तिसत्र में 3 मात्रा, चतुस्त्र, चतुस्त्र में 4 मात्रा, खंड, खंड में 5 मात्रा और मिश्र, मिश्र में क्या होता है 7 मात्रा और संकीर्ण, संकीर्ण में होता है 9 मात्रा। तो तिसत्र, चतुस्त्र, मिश्र, तिसत्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण, ये आपके क्या हो जाते हैं 5 जातियां हो जाती हैं ताल की। और ये 5 जातियां कहाँ की हैं? कर्नाटकी संगीत पद्धति की 5 जातियां हैं। रूपक ताल के समान मात्रा वाला ताल है। तो अभी हमने आपको बताया कि रूपक और तिबरा जो है ये आपके समान मात्रा की ताल है। इसमें भी 7 मात्रा, इसमें भी 7 मात्रा, इसमें भी 3 विभाग, इसमें भी 3 विभाग और इस 3-2-2 का इसका भाग होता है। तो रूपक ताल के समान तिबरा ताल हो जाएगा। एक ताल जो है वो आपके 4 ताल के समान हो जाएगा। झप ताल जो है ये आपके सूल ताल के समान हो जाएगा। एक ताल में भी क्या होता है एक ताल में 12 मात्रा होता है। इसका धिन धिन धागे त्रिकिट तुन्ना कत्ता धागे त्रिकिट धिन्ना, इसमें 6 विभाग होते हैं और 12 मात्रा होता है। झपताल का तो हम अभी क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा किए ही हैं, तिबरा ताल का हो ही गया। अब आप जानेंगे कि कुआड़ी लय से क्या अभिप्राय है। तो कुआड़ी जो है ये डेवढ़ी का लय कहा जाता है। पश्चात संगीत में किस सप्तक में मेजर, माइनर और सेमीटोन इन तीनों का प्रयोग होता है? पश्चात संगीत में किस सप्तक में मेजर का भी, माइनर का भी और सेमीटोन का भी प्रयोग होता है? पश्चात संगीत में बहुत सारे स्केल होते हैं, आप जान लेंगे, लेकिन मेजर, माइनर और सेमीटोन इन तीनों का प्रयोग आपका किस स्केल में पूछ रहा है कि होता है? तो मेजर टोन, माइनर टोन और सेमीटोन ये जो आपके होते हैं ये आपके डायटोनिक स्केल में होते हैं। गंधार और मध्यम के बीच कौन सा स्वरांतर है? गंधार और मध्यम यानी कि ग और म के बीच आपका कौन सा स्वरांतर होता है? मेजर टोन, माइनर टोन, मेजर 6 टोन या सेमीटोन इंटरवल। तो आप इसका माइनर टोन इंटरवल होगा इसका। चौमासा किस ऋतु में गाया जाता है? तो चौमासा जो आपका गायन है ये वर्षा ऋतु का गायन है और इसी में एक आता है बारहमासा। बारहमासा जो है ये आपके निर्गुण टाइप से कह लीजिए, निर्गुण टाइप से होता है। नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी, रामलीला ऐसे करके ये जितने भी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश हो जाए। पश्चात संगीत में प्रद्रुत लय को क्या कहा जाता है? तो पश्चात संगीत में प्रद्रुत लय को आपको
एग्रो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चात संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? तो पश्चात संगीत में श्रुति को शायद माइक्रोटोन कहा जाता है, माइक्रोटोन कहा जाता है। कजरी कब गाई जाती है? तो कजरी जो है ये आपके वर्षा ऋतु में ही गाई जाती है। तो आज का जो क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का सिलसिला जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जो आप देख रहे थे ये 2023 में 9 से 10 में BSCB 9 से 10 का ये PYQ हो गया। इसी तरह से 2024 का भी है और 2023 का, ये दोनों जो है हम आपको 2 दिन में करा करके ख़त्म करा देंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप इतना भी नहीं हमारे लिए करिएगा तो कोई बात नहीं, हम तो कह सकते हैं आपका काम है करना या ना करना। तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले क्लास में BSCB 11 से 12 2023 का स्टेट का हम महा मैराथन लेकर के आएंगे। चलिए आज ये जो क्वेश्चन का सिलसिला है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।